Good morning, everyone. Today we will discuss the new topic fund based accounting. This is the second video, so I request all the students who are watching this video kindly watch the earlier one so that you may make the connection between these two. Fund based accounting. In the last lecture, I discussed with everyone that the not-for-profit organizations, they create separate funds to meet some specific requirements. पिछले क्लास में आपको बताया गया था जो आपके एनपीओस होते हैं वो अपने कुछ स्पेसिफिक फंड्स क्रिएट करते हैं जो अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं. नाउ ऑन योर स्क्रीन you can see the NPOs create a special fund for certain purpose like the prize fund, match fund and sports fund etc. लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी फंड से पहले कोई स्पेसिफिक वर्ड हैज़ बीन गिवन ओवर देयर, इट मीन्स दिस फंड विल बी यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस and the fund can also be invested in somewhere in some securities. तो अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो उसमें से कहीं ना कोई इनकम भी आएगी. ध्यान से सुनिएगा. यहाँ से जितने भी फंड्स हैं ये सारे के सारे आपकी लाइबिलिटी हैं, लेकिन जो आपके स्पेसिफिक फंड्स हैं लाइक मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, लाइब्रेरी फंड एंड ऑल काइंड्स ऑफ फंड, ये सारे के सारे लाइबिलिटी में जाएंगे. मींस इनका जो ट्रीटमेंट है वो लाइबिलिटी में होगा और इसके साथ ही साथ इस फंड से रिलेटेड जो इनकम है वो इसी फंड में ऐड कर दी जाएगी लाइबिलिटी में, और जो भी एक्सपेंसेस हैं regarding this fund will be directly deducted from these funds. Some numericals will also be discussed today for making your concept more clear. So before moving ahead, I would like to tell you the types of funds. When we talk about the types of fund, so from the accounting point of view, these are of the two types. One is the unrestricted fund. As the name itself explains, unrestricted means this can be used by the NPOs, by the not-for-profit organization in their own wish. ये अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं. So these are also known as a capital fund or the general fund. Means there is no restriction at all. इनको इस्तेमाल करने में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं. तो डेफिनेटली अगर एक अनरिस्ट्रिक्टेड फंड हो गया तो आप दिमाग में सोच सकते हैं पहले से ही कि व्हाट कैन बी द नेक्स्ट आंसर. इफ़ वन इज़ द अनरिस्ट्रिक्टेड तो व्हाट कैन बी द नेक्स्ट वन. नाउ यू कैन जस्ट सी ऑन योर स्क्रीन द नेक्स्ट वन इज़ द रिस्ट्रिक्टेड फंड. नाम से ही समझ में आ रहा है द यूज ऑफ विच इज रिस्ट्रिक्टेड आइदर बाय द मैनेजमेंट और बाय द डोनर फॉर द स्पेसिफिक पर्पस. मीन्स या तो मैनेजमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि दिस विल बी यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, या फिर डोनर ने डोनेट करते समय ही कहा था कि दिस फंड विल यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस. दिस फंड इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड, और simply we can just say some examples of the restricted funds. Like number one, government grants. In the last class I told you all that the NPOs, the not-for-profit organizations, they also get some government grants. So sometimes government gives the grants to the not-for-profit organizations with some restrictions also. Means once
the grant will be given to the NPOs. It will also be instructed to the NPOs that this fund will be used for the specific purpose. गवर्नमेंट ने कुछ ग्रांट दिया है और साथ में ये भी कहा है कि ये जो पैसा है ये आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये सी बात है कि वो पैसा इसके अलावा किसी काम के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी एनपीओ को ग्रांट दिया कि पोलियो वैक्सीनेशन में ही इस्तेमाल किया जाएगा, तो इट मीन्स वो फंड केवल उसी काम के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, इसके अलावा किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा आपका इंडोमेंट फंड, ये एक तरह की डोनेशन है इस कंडीशन के साथ में जहाँ पर डोनर ये कह देगा कि आप इस फंड को यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे होने वाली इनकम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो फंड है वो रिमेन्स इंटैक्ट रहेगा। मतलब ये हुआ कि वंस दिस फंड विल बी रिसीव्ड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो फंड विल बी इन्वेस्टेड समवेयर, इस पैसे को कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे। तो जब ये इन्वेस्ट कर दिया जाएगा तो उससे कुछ इनकम होगी, डेट इनकम विल बी यूज्ड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और द एनपीओज। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ डोनेशन with the condition by the donor to use only the income earned from the investment of such fund for the specified purpose। मतलब ये जो फंड आपको मिला है, this fund can be used by getting this amount invested somewhere and by earning the income from this fund and can be used the earning only. So this is the endowment fund. This is also the liability. Annuity fund, this fund is established when NPO receives assets from the donor। ये वो फंड है जब NPO कुछ एसेट्स मिलती है, लेकिन उस कंडीशन के साथ में मिलती है कि स्पेसिफाइड अमाउंट जो NPO है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेसिफाइड अमाउंट पीरियडिकली डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी या बेनिफिशियरीज को, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे करती रहेगी। हाँ, ये भी बात है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, जब ये पीरियड ख़त्म हो, जो कंडीशन लगाई गई थी कि इतने साल तक स्पेसिफाइड अमाउंट दिया जाएगा या फिर ये कहा जाएगा कि जब तक ये बेनिफिशियरी जिंदा रहेगा तब तक उसको स्पेसिफाइड अमाउंट उस एसेट से दी जाती रहेगी। वंस द टाइम पीरियड इज ओवर, जब ये टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड, दैट एसेट्स विल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी इस स्लाइड से आपको ये समझ में आया, मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा कि टाइप्स ऑफ फंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स, वन इज़ द अनरिस्ट्रिक्टेड, सेकंड वन इज़ द रिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड मीन्स नो बाउंडेशन, नो बाउंडेशन विद रिगार्ड्स टू द यूज ऑफ द फंड। रिस्ट्रिक्टेड फंड, सम कंडीशंस आर देयर। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड फंड, गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं आपकी, गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है कुछ कंडीशंस के साथ में या कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में। इंडोमेंट फंड, यहाँ पर आप इंडोमेंट जो फंड आपको मिला है वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, उससे होने वाली जो इनकम है वो आप डेट विल बी यूज्ड। एन्युटी फंड, जो आपकी एन्युटी फंड है, इस फंड में एनपीओ को एसेट्स रिसीव होती है इस कंडीशन के साथ में कि उस एसेट से होने वाली इनकम को आप स्पेसिफाइड पर्सन को या डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी को या बेनिफिशियरीज़ को एक समय तक आप पे करते रहेंगे और उसके बाद जब ये टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा तो डेट एसेट्स विल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद सम अदर फंड्स आर ऑल्सो लाइक लोन फंड। नाम से समझ में आ रहा है कि लोन फंड है, मीन्स क्रिएट फॉर ग्रांटिंग द लोन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। ये फंड जो क्रिएट किया गया केवल लोन देने के लिए किया गया और वो भी स्पेसिफिक पर्पस को के लिए ही लोन दिया जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स फंड, ये कुछ वो एसेट फंड है यहाँ पर, जैसे बिल्डिंग फंड अभी आप पढ़ेंगे। अब ये जो फंड बनाए गए ये एसेट्स को परचेज़ करने के लिए ही बनाए गए हैं, इससे जो पैसा निकाल के एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन भी मैंने किया है, जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे एसेट्स में वो ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, इक्वल अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट या कैपिटल फंड। आगे इसका एक न्यूमेरिकल भी करके मैं समझाऊंगा, उसकी हेल्प से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि ये
इस लाइन का यहाँ पर मतलब क्या है कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, इफ़ देर इज़ द फिक्स्ड एसेट्स फंड, सो इक्वल अमाउंट वॉट एवर द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट्स आउट ऑफ द फिक्स्ड एसेट फंड विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड। जो पैसा फिक्स्ड एसेट फंड से, लाइक द बिल्डिंग फंड है, अगर आपने बिल्डिंग फंड से पैसा निकाला है, बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया है, तो जो आपने पैसा निकाला था बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया था, इक्वल अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड ऑल्सो। एंड देयर आर सम कॉमन फंड्स लाइक द प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड, लाइब्रेरी फंड एक्सेट्रा। प्राइज फंड नाम से समझ में आ रहा है, प्राइज फंड मीन्स दिस फंड विल बी यूज्ड for the distribution of the prizes, sports fund for the sports activity, library fund for the library activities. Now here on your screen there is a case 1, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ क्लब। अब एक कोई क्लब है, उसने एक प्राइज, ये उसकी डिटेल्स है यहाँ पर दी हुई है। आप देखिए क्वेश्चन में प्राइज फंड है उसके पास 80,000 रुपये का, और जरूर फोकस करिएगा, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, इट्स अ लाइबिलिटी। और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट इक्वल अमाउंट उसने कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा, 80,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया है। इसके बाद इनकम फॉर प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है 8,000 रुपये की, और प्राइजेस जो अवॉर्ड करे हैं वो 6,000 रुपये के हैं। इस क्वेश्चन को आसानी से आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई क्लब है, उसके पास जो प्राइज फंड पड़ा हुआ है वो 80,000 रुपये का, इक्वल अमाउंट हैज़ बीन इन्वेस्टेड समवेयर। ऑब्वियस सी बात, अगर पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उससे कोई ना कोई इनकम भी आ रही होगी, और जो प्राइजेस अवॉर्ड करें 6,000 रुपये करें। तो फिर से मेरे लेक्चर को पॉज करके यहाँ पे सुन लीजिएगा एक बार। मैंने बार बार कहा है, अगर कोई भी फंड होगा तो उसका ट्रीटमेंट लाइबिलिटी में होगा। अपने ऊपर स्क्रीन पे भी देख रहे हो, बैलेंस शीट मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पर एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले सारा ट्रीटमेंट लाइबिलिटी में करेंगे। दूसरी बात, जो भी इनकम इस फंड से रिलेटेड है वो इसी फंड में ऐड कर दिया जाएगा। जो भी एक्सपेंसेस इस फंड से रिलेटेड हैं वो माइनस कर दी जाएंगी। इसे आप 1 बाय 1 यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। इसके बाद चेक करते जाइएगा। नाउ दिस इज़ द प्राइज फंड, ये आपका प्राइज फंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो प्राइज फंड है 80,000 रुपये का, जो ऊपर आपको दिया गया है। इसके बाद एक 8,000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट हुई, जो आपने प्राइज फंड को इन्वेस्ट किया था 8,000 रुपये, उससे हमारी इनकम हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, दिस टोटल हैज़ बिकम द 88,000, 88,000 रुपये का टोटल फंड तैयार हो गया है आपका। इसके बाद आपने 6,000 रुपये के प्राइजेस अवॉर्ड कर दिए हैं, तो ये 6,000 रुपये माइनस कर दिए हमने। तो आप मन में आंसर ज़रूर बताइएगा, सोचिएगा कि व्हाट कैन बी द आंसर। 80,000 वॉज द प्राइज फंड, इनकम हुई 8,000 रुपये की, टोटल हो गया 88,000, 6,000 रुपये के प्राइज हमने अवॉर्ड कर दिए। तो आंसर क्या होगा? मेरे ख्याल से अब तक आंसर आप लोग सोच चुके होंगे। नाउ द आंसर इज 82,000। लेकिन फिर पूछेंगे सर ये इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ? डेफिनेटली दिस इन्वेस्टमेंट इज़ द एसेट्स, क्लास 11th में आपने सीखा था। सो दिस इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो सो इन द एसेट साइड। ये आपका 8,000 रुपये प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से चला जाएगा। इसको पॉज करके एक बार समझने का जरूर प्रयास करिएगा। दिस विल गिव यू 1 मार्क्स और मे बी द 3 मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक नोट मैंने दिया यहाँ पर। सपोज़ करिए यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल कि जो प्राइजेस अवॉर्ड करे हैं वो 6,000 रुपये के हैं। अगर ये प्राइजेस को हम बढ़ा देते हैं 84,000 से, 84,000 मतलब 84,000 रुपये और बढ़ जाते हैं। टोटल जो प्राइजेस अवॉर्ड करे जाएंगे 90,000। यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं प्राइजेस दिए 6,000 रुपये के, एक इमेजिन करिए अगर मान लीजिए प्राइजेस दिए गए हो तो 90,000 के, लेकिन आपके पास जो टोटल फंड है वो तो केवल जो आपके पास टोटल फंड है वो 88,000 का है, लेकिन आपने जो प्राइजेस अवॉर्ड करें वो 90,000 के हैं। तो याद रखिएगा जितना फंड है उससे ज़्यादा तो पैसा नहीं इस्तेमाल कर सकते आप। तो 88,000 दिस फंड विल बी यूज्ड एंड रिमेनिंग 22,000 जो आपने ज़्यादा पे किया है डेट विल गो टू द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। 1 मार्क्स से पूछा जा सकता है कि इफ़ द एक्सपेंसेस
is more than the fund amount, then what would be the treatment? The treatment will be एक्सेस अमाउंट जो भी होगा वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है, इफ़ द, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने का प्रयास भी किया है, इफ़ द प्राइज अवॉर्डेड गोज अप बाय 84,000, द नेट बैलेंस ऑफ द प्राइज फंड बिकम्स नेगेटिव, डेट मीन्स व्हाट, डेबिट एक्सीड्स द क्रेडिट एंड द रिजल्टेंट डेबिट ऑफ ₹2,000 शैल बी चार्ज टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दैट ईयर। तो कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर के। ये इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, ये 2,000 रुपये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा। मेरे ख्याल से भी आपको समझ में है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। ये कुछ केसेस दिए गए हैं, इसको यहीं पर पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद मन में सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, देन आपको आंसर थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। मैं वन बाय वन डिस्कस कर देता हूँ। जैसे हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन केस ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ 4 केसेस दिए गए हैं, अब इन्हें किस तरह से डील करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे टूर्नामेंट दिया 40,000 रुपये का, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं 14,000 के, और रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट है 16,000 रुपये के। 40,000 रुपये का टूर्नामेंट फंड है, 16,000 आपने रिसीव करे तो फंड आपका बढ़ गया, कितना हो गया आपका 56,000। 14,000 रुपये आपने टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कर दिए। फिर से ध्यान सुनिएगा, ये सारे खर्चे टूर्नामेंट के ही हैं, तो टूर्नामेंट के हैं तो टूर्नामेंट फ़ंड 40,000 का है, इस फंड से रिलेटेड जो इनकम है इसी फंड में ऐड कर दीजिएगा, इस फंड से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं इसी फंड से माइनस कर दीजिएगा। फिर केस 2 देखिए, यहाँ पर टेबल टेनिस मैच एक्सपेंसेस है 4,000 रुपये। कोई फ़ंड नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन में नहीं बताया जा रहा है कि इसका कोई फ़ंड पड़ा हुआ है, तो ये सिंपल सा एक्सपेंस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड ये चला जाएगा, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक फ़ंड नहीं है। इसी तरह केस 3 देखिए, प्राइज फंड है 22,000 रुपये का, प्राइज फंड है 22,000 रुपये का, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है 3,000 रुपये का, प्राइजेस अवार्ड करे हैं 5,000 रुपये, और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है 18,000 रुपये का। ये बिल्कुल सिमिलर लाइक का अर्लियर क्वेश्चन है, इससे पहले जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे ये क्वेश्चन था, सेम आपका यहाँ पर भी क्वेश्चन है। 22,000 रुपये का प्राइज फंड है, इंटरेस्ट जो मिला 3,000 रुपये का उसमें ऐड हो जाएगा आपका, प्राइजेस जो आपने गिवन करे हैं जो फंड से रिलेटेड है उसको माइनस कर दीजिएगा, जो आपने इन्वेस्ट कर रखे 18,000 रुपये ये आपकी एसेट्स हो जाएगी। इसी प्रकार रिसीट फ्रॉम चैरिटी शो 7,000 रुपीज़ एंड एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 3,000 रुपीज़। ये कोई फंड नहीं है, ये चैरिटी शो की इनकम है आपकी, तो इनकम एक्सपेंडिचर साइड में इनकम में चली जाएगी, और एक्सपेंसेस ऑन द चैरिटी शो 3,000 रुपये उसी से डायरेक्टली माइनस कर देंगे, तो इनकम साइड जो आंसर हो जाएगा वो 4,000 रुपये हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने आंसर, इस क्वेश्चन सरल है तो आप इतना लेक्चर सुनने के बाद आपने आंसर्स निकाल लिए होंगे, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक कर लीजिए अपना आंसर। नाउ दिस इज योर आंसर। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, टूर्नामेंट फंड था आपका 40,000 रुपये का, जिसमें से आपने 16,000 रुपये का रिसीट हुई थी, टोटल हो गया 56,000, और एक्सपेंसेस आपने 14,000 रुपये के कर दिए। तो बैलेंस की ध्यान रखिए कि जो फंड है इसका ट्रीटमेंट सारा कहाँ पर हो रहा है, लाइबिलिटी साइड में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट नहीं बना हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारा का सारा ट्रीटमेंट जो केस 1 का ट्रीटमेंट है ये लाइबिलिटी साइड हो रहा है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। इसी तरह केस 2 था आपका टेबल टेनिस एक्सपेंसेस है 4,000 रुपये, यहाँ पे लिखा कोई स्पेसिफिक फ़ंड नहीं है, तो ये आपका सिंपली आपका एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। केस 3 था 22,000 रुपये का फ़ंड था, 3,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया, टोटल हो गया 25,000 रुपये। प्राइजेस आपने दे दिए 5,000 रुपये के, टोटल रिमेनिंग बचा 20,000 रुपये का, ये लाइबिलिटी में आउटर कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद जो 18,000 आपने इन्वेस्ट कर रखे थे वो आपके एसेट साइड चले जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, रिसीट फ्रॉम चैरिटी शो 7,000 रुपये। 7,000 रुपये का जो चैरिटी शो था मैंने बताया भी था, ये कोई आपका स्पेसिफिक फ़ंड नहीं, इसका सीधा जो ट्रीटमेंट होगा ये इनकम एक्सपेंडिचर साइड के इनकम साइड किया जाएगा, आपके इनकम एक्सपेंडिचर साइड के इनकम साइड किया जाएगा। उसमें 7,000 रुपये में से आप 3,000 रुपये माइनस कर दीजिएगा, 4,000 रुपये आउटर कॉलम में शो कर सकते हैं इसको। ना अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर एक जो क्वेश्चन था
ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पवेलियन। ये कुछ एसेट्स रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। तो इसको समझने से पहले एक बात फिर से ज़रूर रिकॉल करिएगा। इसके लिए ये जो फंड बनाया गया है, ये जो फंड है आपका, ये जो फंड है ये एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स फंड है आपका। और आगे जाने से पहले मेरी एक लाइन ज़रूर याद कर लीजिएगा यहाँ पर। वो लाइन जो है वो ये है कि अगर कोई एसेट्स परचेज़ करी जाएगी इस फंड से या कुछ एक्सपेंडिचर किया जाएगा इस फंड से, तो वो कैपिटल फंड में भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एसेट्स तो हमारी तैयार हो जाएगी, साथ में कैपिटल फंड में भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। इसको आप यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, ये आपके बैलेंस शीट का प्रोफार्मा हो गया। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। देखिए, ये आपका जो कैपिटल फंड है 40 लाख रुपए का, आप स्क्रीन पे एक बार ध्यान से देखिएगा। नीचे लिखा हुआ कैपिटल फंड एज 31 मार्च 2019 40 लाख, 40 लाख रुपए का कैपिटल फंड है। इसके बाद 12 लाख रुपए जो ट्रांसफ़र फ्रॉम पवेलियन फंड आया, 12 लाख रुपए। ये क्यों लिखा गया? ऑब्वियस सी बात है, ये 12 लाख रुपए, इसका मतलब आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द पवेलियन पे 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए। ये बार मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कोई आपका फिक्स्ड एसेट फंड है, उससे आपने कुछ उस फंड में से पैसा निकाल के आपने कुछ एसेट्स को परचेज़ किया या कंस्ट्रक्शन करवाया है, तो ये पैसा कैपिटल फंड में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यही अमाउंट आपके फंड से माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि वो जो फिक्स्ड एसेट्स फंड है वो कम हो गया है आपका। अभी आप आके देखिएगा अभी इसको, ये कैपिटल फंड 40 लाख का था, इससे जो फंड ट्रांसफ़र हुआ है ये वो 12 लाख रुपए टोटल जो है कैपिटल फंड टोटल हो गया 52 लाख रुपए का, 52 लैक्स का। फिर यहाँ देखिए पवेलियन फंड है, ये थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, पवेलियन फंड आपका 16 लाख रुपए का है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से सीखेंगे तो 20 लाख रुपए की डोनेशन मिली पवेलियन बनाने के लिए, ऐड कर दिया, टोटल हो गया 36 लाख का। इसके बाद जो 12 लाख रुपए जो आपने कंस्ट्रक्शन में लगा रखे हैं वो जो कि आपका कम हो गया है आपका फंड, ये 12 लाख रुपए माइनस कर दिए, तो टोटल जो पवेलियन फंड बचा है 24 लाख रुपए, और यही 12 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए थे कैपिटल फंड में। इसके बाद 12 लाख रुपए तक का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो इट हैज़ बिकम आर एसेट्स। ये हमारी एसेट्स भी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए आंसर, पवेलियन इन प्रोग्रेस 12 लाख रुपये। इसको पॉज करके अच्छे से समझिएगा क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे ट्रीटमेंट करते समय भूल जाते हैं कि जो 3 बार इसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आगे जंप करने से पहले एक बार यहाँ पर पॉज करके आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। यहाँ पर ये ज़रूर देखें कि ये जो 12 लाख रुपए है इसका ट्रीटमेंट कुछ यहाँ पर 3 बार किया गया है, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद एक नोट दिया गया, उसको ध्यान से पढ़ें। एनी एक्सपेंडिचर ऑफ ये वही बात जो मैं बार बार बता रहा हूँ वो यहाँ पर अलग से मेंशन भी कर दी गई है। एनी एक्सपेंडिचर ऑफ द कैपिटल नेचर आउट ऑफ द स्पेसिफिक फंड, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन फंड आउट ऑफ द पवेलियन फंड, जो आपने पवेलियन फंड से कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसा निकाला वो कैपिटल नेचर का था, इज सोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी दिखा क्योंकि बैलेंस शीट ऑब्वियस सी बात है कि जितना कंस्ट्रक्शन आप कर चुके हैं उतने की तो एसेट्स आपकी तैयार हो चुकी है। एंड द इक्वल अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डेट स्पेसिफिक फंड टू द कैपिटल फंड, और वही इक्वल अमाउंट आपके कैपिटल फंड में भी ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे।